हाउ आर यू? अच्छा बेटे, चैप्टर नंबर 15 आपका कंप्लीट हो चुका था। आज हमने चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करना है, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एटम और न्यूक्लियस होते क्या हैं और कैसे डिस्कवर हुए। वैसे तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, केमिस्ट्री में भी आप ये पढ़ चुके होंगे कि एटम किस तरह से बनता है, न्यूक्लियस क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो अब आपने इस चैप्टर में भी उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस देख लेते हैं कि एटम और न्यूक्लियस डिस्कवर कब हुए थे। एक ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रिटस, उसने 585 बिफोर क्रिश्चियनिटी पास्चुलेटेड मैटर बेल्ट के कोई भी मादा जो है वो किस चीज़ से मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से। ठीक है, उसने क्या कहा था कि कोई भी मादा जो है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनता है और उसने उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा था एटम। ठीक है, अब क्योंकि वो ग्रीक फिलोसोफर था और उसने एटम नेम दिया था, तो ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, यानी कि जो मज़ीद डिवाइड ना हो सकता हो। तो डेमोक्रिटस ने ये बताया था कि एटम जो है वो इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि वो मज़ीद डिवाइड हो ही नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद फर्दर फिर आगे रदरफोर्ड ने इस पर काम किया। 1911 में रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि एटम के अंदर एक ऐसा पार्ट भी होता है जिसे उसने नेम क्या दिया था, न्यूक्लियस का। ठीक है, कि एटम जो है, जो कि छोटा छोटे, उसने पहले डेमोक्रिटस ने कहा कि कोई भी मादा छोटे छोटे एटम्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है, जिसको उसने एटम का नाम दिया था। फिर रदरफोर्ड ने क्या कहा कि वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर भी एक और पार्ट मौजूद होता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब उसने उस न्यूक्लियस की फिर दो प्रॉपर्टीज़ बताई। पहली ये बताई कि वो जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी उसने क्या बताई कि उस न्यूक्लियस पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, वो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो एटम एक्चुअली होता क्या है, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि मज़ीद डिवाइड ना हो सकता हो। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे, और वो न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। आगे फिर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। एक जो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, उसका सेंट्रल पार्ट जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वो किस पे कंसिस्ट करता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पे। ठीक है, और दूसरा होता है कि उस सेंट्रल पार्ट के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, उन ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपने पहले भी पढ़े हुए हैं कि सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से ये मेरे पास हो गया सेंट्रल पार्ट जिसे मैं कहती हूँ न्यूक्लियस, और फिर उसके अराउंड इस तरह से ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास न्यूक्लियस जिसमें क्या मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और ये हो गए मेरे पास ऑर्बिट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इस तरह अपने ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा आगे देखते हैं, हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियस में फिर फर्दर जो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, तो आगे ये है न्यूक्लियॉन्स। जो प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। उसके बाद एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक मास है, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम। ठीक है, जिस तरह ये आपको फार्मूला भी दिख रहा है, एटॉमिक नंबर जो होता है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और एटॉमिक मास क्या होता है,
Z+N, यानी कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों का सम जो है वो एटॉमिक मास कहलाता है। इसके बाद है सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, कि किसी भी एटम को हम सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबॉलिकली ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि X रिप्रेजेंट कर रहा है एटम को, किसी भी एटम को हमने जब रिप्रेजेंट करना हो सिंबॉलिकली तो X होगा एटम, ठीक है, और एटॉमिक मास जो होगा उसे ऊपर लिखा जाता है और एटॉमिक नंबर जो होता है उसे नीचे लिखा जाता है। एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट किया और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। आगे फर्दर आप इसकी एग्जांपल्स भी आगे देखेंगे आइसोटोप्स में। पहले हम आइसोटोप डिस्कस कर लेते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स एक्चुअली एक ही एटम के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं ये आइसोटोप्स की डेफिनेशन है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, किसी एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल आगे हम देख लेते हैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 एटम्स दिखाए गए हैं, ठीक है। अपने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में चेंज होने की वजह से उनके नेम डिफरेंट हो जाते हैं। एटम्स तीनों ही क्या हैं, हाइड्रोजन के हैं, लेकिन जिसमें एटॉमिक मास जो है 1 है तो वो प्रोटियम बन गया, जिसमें एटॉमिक मास 2 है वो ड्यूट्रियम बन गया, और जिसमें एटॉमिक मास 3 है वो ट्राइटियम बन गया, ठीक है। तो नेम चेंज हो गए एटॉमिक मास चेंज होने की वजह से, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल भी दी हुई है आइसोटोप की, कि जैसे हमने कहा था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है उनका सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो आप देखें नीचे हम एटॉमिक नंबर शो कर रहे थे, Z एटॉमिक नंबर था, ठीक है। तो यहाँ आप देखें तो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है, लेकिन जो एटॉमिक मास जो हमने A से रिप्रेजेंट कराया था वो क्या था, डिफरेंट हो गया, 1 2 3, ठीक है। एटॉमिक मास डिफरेंट हो गया और X जो है वो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा था, X की जगह हमने यहाँ क्या लिख दिया, H, ठीक है। तो अब इस तरह से एलिमेंट्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स फिर उसके फर्दर कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखें अगर ये हमारे पास नीचे जो हमने Z रिप्रेजेंट किया था ये एक्चुअली था क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। तो अब इसमें अगर एक प्रोटॉन है, ठीक है, और ये हमने कहा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, ये भी एक ही है, तो इट मीन्स यहाँ पे प्रोटॉन 1 है लेकिन न्यूट्रॉन 0 है, क्योंकि प्रोटॉन हमें पता चल रहा है कि प्रोटॉन 1 है, तो प्रोटॉन 1 है न्यूट्रॉन 0। इस तरह इस कंडीशन में प्रोटॉन 1। अब यहाँ पे हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड करेंगे, प्रोटॉन तो हमें पता चल गया 1 है, लेकिन टोटल ये 2 है और हमें पता है कि ये सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होता है, तो एक प्रोटॉन हो गया तो न्यूट्रॉन भी एक ही है। अगली कंडीशन में प्रोटॉन फिर एक है, अगर प्रोटॉन एक है तो फिर न्यूट्रॉन्स कितने रह जाएंगे, 2 न्यूट्रॉन्स रह जाएंगे,